तो गाइस, समानांतर संबंध का क्या मतलब होता है? देखिए क्या होता है कि एक हमारे पास होते हैं, दो संबंध होते हैं, एक श्रेणी होता है, एक समानांतर होता है। श्रेणी में क्या होता है कि हर चीज़ एक के बाद एक होती है, एक सीरीज में लगी होती है, एक श्रेणी में लगी होती है। सपोज यहाँ पे फिर यहाँ पे हमने कुछ सपोज कि एक बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ पे हमने पंखा लगा दिया, यहाँ पे हमने एसी लगा दी, यहाँ पे एक सीरीज में एक श्रेणी क्रम में चलती है चीज़ें। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर सपोज कि यहाँ वाला तार कुछ गड़बड़ करता है तो आगे की सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। जैसे कि हम देखते हैं दिवाली में जो हम लड़ियाँ लगाते हैं उसमें होता है, उसमें क्या होता है कि अगर एक लड़ी, एक बल्ब खराब होता है तो आगे का भी, आगे की पूरी लड़ी क्या होती है आपकी खराब हो जाती है। लेकिन जो हमारा समानांतर होता है जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, लाइक ऐसे होता है कि आपने सपोज यहाँ बल्ब लगा, यहाँ पे है बल्ब, यहाँ है पंखा, यहाँ है एसी, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है, इस तार में कुछ गड़बड़ होती है, तो बाकी हमारी ये वाली और ये वाली तार चल रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं एक गड़बड़ होती है तो बाकी घर, पूरे घर में जो है आपकी लाइट फ्यूज, मतलब ऐसा है कि पूरे घर का इलेक्ट्रिसिटी का जो भी है आपका सिस्टम वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर है उसका यही है कि समानांतर संबंध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर क्या है, विभवांतर समान रहे, तो ये प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संबंध होता है। मतलब हर एक पे जो होता है विभवांतर जो है समान होता है। जैसे कि आप कुछ ऐसा समझ लिया, हमने अभी समानांतर क्रम ऐसे देखा था, तो विभवांतर यानी कि सपोज कि यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में विभवांतर लगा लेते हैं। सपोज 10 वोल्ट है। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो प्रारंभिक और अंतिम सिरा कौन सा है, इस वाले का प्रारंभिक सिरा यही है, अंतिम सिरा ये है। दूसरे वाले का प्रारंभिक सिरा यही डॉट है, अंतिम सिरा यही। तीसरे वाले का प्रारंभिक सिरा ये है, अंतिम सिरा यही है। ठीक है, तो सब पे जो है 10 ही वोल्ट जा रहा है। तो इसीलिए हमने क्या कहा, ये सब पे क्या है, विभवांतर क्या है, समान है। क्या है यहाँ पे विभवांतर, प्रतिरोध का समान लिखा है, विभवांतर समान रहेगा। तो यह प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संबंध है। मतलब क्या है, समानांतर श्रेणी होती है ये, इसको बोलते हैं पैरेलल श्रेणी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने हेतु क्या है, घरेलू विद्युत तार स्थापन में मूलतः इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम घरों में क्या पैरेलल जो हमारा सीरीज होती है उसको यूज़ करते हैं, यानी समानांतर संबंध को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा है घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण उपयुक्त होता है। देखिए गाइस क्या होता है, हमारे पास तीन कलर होते हैं, तीन होते हैं, एक होता है रेड, ग्रीन और ब्लैक। तो रेड किसके लिए होता है, हमारा जो होता है फेज होता है या लाइव होता है उसके लिए होता है, और जो आपका ब्लैक होता है वो होता है उदासीन, और जो आपका ग्रीन होता है वो होता है अर्थ। हम तीन तीन फ्यूज तीन कलर में आते हैं। देखिए जो इसने कहा कि जो आपका ब्लैक कलर है वो किस में होता है, वो होता है उदासीन में। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो लाल रंग है वो आपका सजीव तार के लिए, तीन तार आते हैं, तो सजीव तार या फेस के लिए होता है। जो काला रंग होता है वो आपका उदासीन होता है। जो हरा रंग होता है हम अर्थ करते हैं, ताकि जो ऊपर सपोज की बिजली कड़क रही है और कोई बिजली गिरती है तो वो उस तार से होता हुआ बिल्कुल कहाँ चले जाए, पृथ्वी में चले जाए, अर्थ में चले जाए, ग्राउंड हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यही मानव शरीर, अच्छा देखिए यहाँ प्रतिरोध की बात की गई है। प्रतिरोध क्या करता है, हमें पता है कि विद्युत धारा को आगे फ्लो होने से रोकता है। तो मानव शरीर का भी अपना कुछ प्रतिरोध होता है। तो इसमें कह रहा है कि वो कौन सी रेंज है, मतलब वो कौन सा मान है प्रतिरोध का जो मानव शरीर में होता है, वो होता है 10⁴ ओम। प्रतिरोध की जो मात्रक होता है वो होता है ओम। तो यहाँ पे मानव शरीर का होता है 10⁴ ओम। ठीक है, अब इसने कहा 10⁴ ओम भी रहता है, कभी कभी क्या होता है कि 10⁵ ओम भी हो जाता है या उससे अधिक भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस यूज होती है। तो गैस देखिए हर एक में ट्यूबलाइट में क्या होती है, एक तो जो पारे की वाष्प होती है वो होती है, उसके साथ एक अक्रिय गैस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आर्गन सॉरी। ठीक है, एक तो मरकरी जो कि हमें, देखिए मरकरी एक यहाँ पे भी है। ठीक है, अब लेकिन जो ट्यूबलाइट में यूज़ होती है हम यूज़ करते हैं आर्गन। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा देखिए, ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की जो दीवारों पर क्या है, फॉस्फोरस की लेप चढ़ा दी जाती है, और ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन को कुछ पारे यानी कि मरकरी की वाष्प के साथ भरा जाता है। आगे बढ़ते लिखा है CFL का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो CFL होता है आपका, हाँ, कॉम्पैक्ट फ्लोरेंट लैम्प। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है LED और दूसरा है CFL। कई हम पहले यूज़ करते थे CFL, लेकिन अब हम स्विच कर चुके हैं LED पे, यानी एडवांस क्या हुई LED। यानी कि हम तारीफ किसकी करेंगे, अभी प्रेजेंट में LED की करेंगे, क्योंकि जो पीछे वाला हो जाए वो तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाती है, जब आगे आ जाती है वो नहीं हो जाती। यानी कि हम तारीफ करेंगे किसी की यहाँ पे इन क्वेश्चन में, तो LED की करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, LED और CFL की तुलना में अधिक लंबी
लिखा है कि जो एलईडी है, एलईडी जो है सीएफएल की तुलना में क्या है, अधिक लंबी सेवा अवधि देती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम तक चलती है। ठीक है, हमने कहा ये 1 घंटे चल रही है तो वो आपकी 100 घंटे चलेगी या 10 घंटे चलेगी जो भी, तो ये सही बात है। हमने कहा एलईडी की हम यहाँ पे तारीफ करेंगे, तो यस हाँ उससे ज़्यादा चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरे में लिखा है कि एलईडी लैम्प जो है सीएफएल की तुलना में क्या होता है, एलईडी जो है सॉरी इसमें लिखा है एलईडी जो होता है सीएफएल की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है। यस, हम तारीफ करेंगे। ठीक है, तो दोनों में एलईडी की हमने तारीफ कर ली। ठीक है, तो इसका आंसर है ए का मतलब होता है कि यस ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही है, और जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसमें यही लिखा होगा, इसमें कुछ ऐसा इसमें लिखा है एलईडी, लिखा है एलईडी अथवा जो इसकी फुल फॉर्म है में मुख्य प्रकाशोत्पादन घटक जो होता है गैलीलियम आर्सेनाइड होता है, और यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, और इसका जो जीवन काल होता है वो सीएफएल की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि जो एलईडी लैम्प में सीएफएल की तुलना में ऊर्जा दक्ष का मतलब होता है ऊर्जा की खपत कम होती है। ठीक है, अब गाइज ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन है आईएएस लेवल का है, और इसको अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो चल जाएगा, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ लिखा है कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गैस एक तो भरी जाती है मरकरी। ठीक है, मतलब मरकरी तो भरी जाती है, और उसके संग हम भरते हैं नियॉन। तो इसमें लिखा है फ्लोरेसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ जो है आर्गन जीनॉन, देखिए यहाँ पे हम एक तो पारे की वाष्प भरेंगे, उसके बाद आर्गन, उसके साथ आर्गन जीनॉन और नियॉन गैस भी भरी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 50 इसमें लिखा है कि एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि इसमें प्रकाश विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह की आवश्यकता होती है, सतह होती है, ऐसा गलत है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, और ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, गलत है। यहाँ पे पूर्ण रूप से तो नहीं होती है, कुछ 22% होती है यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में जो है परिवर्तन अधिक मात्रा में करता है। ठीक है, 100 वॉट का बिजली का बल्ब कितने परसेंट को, 5% को जो है प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन अब वहीं हम अगर फ्लोरेसेंट ट्यूब की बात करें तो वो क्या करेगा, 22% को कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रकार जो है कोई भी कथन सही नहीं है आगे जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो इसमें लिखा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट। तो इसमें लिखा है अणुओं को दोलित कर। ठीक है, ट्यूबलाइट में विद्युत का प्रवाह होने पर उसके दोनों सिरों के मध्य जो है इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिससे दोलन के परिणाम स्वरूप जो है पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी अल्ट्रावायलेट। चूंकि मनुष्य की आंखें इस विकिरण को देखने में समर्थ नहीं होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि शीशे की ट्यूब को एक प्रतिद्युति पदार्थ से लेपित कर देते हैं, और ये श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया होगा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो गाइस कौन सी होती है, लिखा है विद्युत बल्ब का वही होती है। देखिए गाइस, देखिए लिखा है विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था, और इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा जो है तंतु होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, और इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए जो है बल्ब के अंदर निर्वात उत्पन्न करते हैं, और निर्वात में भी हम पारे की जो वाष्प होती है उसको डालते हैं, नाइट्रोजन आर्गन गैस भर देते हैं। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आंशित होता है, चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। इसका देखते हैं व्याख्या क्या है। इसमें लिखा है ट्यूबलाइट में क्या है, स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, जो एक धारा को बढ़ाकर चोक को प्रेषित करता है, और चोक कुंडली प्रेषित धारा की वोल्टता को बढ़ाकर ट्यूबलाइट को प्रेषित करती है, मतलब प्रेषित करना यानी कि ट्रांसफर करना, और जिससे क्या होता है ट्यूबलाइट जल जाती है। इसके पश्चात क्या होता है, स्टार्टर, जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर का काम क्या होता है, खत्म हो जाता है, और चोक जो है उच्च वोल्टेज यानी कि जो हाई वोल्टेज है को कम करके और कम वोल्टेज को उच्च करने का कार्य करता है, और ट्यूबलाइट को जो है खराब होने से बचाता है। मतलब चोक का काम क्या होता है, कम वोल्टेज है तो उसको हाई, और हाई है तो कम करने का काम करता है, एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज पे रखने का काम करता है, और ट्यूबलाइट को बचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा है सीएफएल और एलईडी लैंप में क्या अंतर है। तो आइए ऐसे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर आप देख लीजिएगा। इसमें लिखा है सीएफएल में पारा वाष्प में विद्युत गुजार कर पराबैंगनी जो
अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे उत्पन्न करता है, जिसे लैंप के अंदर फॉस्फर कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न होती है। मतलब जो लैंप होता है उसकी जो दीवार है उसमें हम कौन सी कोटिंग लगाते हैं, फॉस्फर कोटिंग लगाते हैं। जो भी अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं उसे हम देख नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं फॉस्फर कोटिंग का। और उसकी वजह से ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करता है और वो क्या करता है, उससे बदलता है किसमें, रोशनी में। ठीक है, एक तो ये हो गया। और फिर लिखा है कि CFL का औसत जो है कार्यकाल 6000 से लेकर 15000 घंटे तक होता है, यानी इतने घंटे तक ये चल सकता है। जबकि जो LED लैंप है वो 25 से 30 वर्ष तक चल सकता है। सोचिए कितना ज़्यादा, मतलब CFL से ज़्यादा LED चल सकता है। फिर लिखा है LED लैंप में जो है पारंपरिक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, आर्सेनिक LED या पॉलीमर LED तकनीक का प्रयोग होता है। किसका हम क्या यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर इसमें हम डायोड है, ऑर्गेनिक क्या है, LED या पॉलीमर LED तकनीक का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, कौन सी तकनीक है ये बता दिया इसने। और लिखा है कि CFL की तुलना में जो LED लैंप अधिक ऊर्जा दक्ष होता है, CFL कम ऊर्जा दक्ष, LED ज़्यादा। आजकल हम LED यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पारंपरिक प्रकाश बल्बों की तुलना में, जो पहले के बल्ब होते हैं उसकी तुलना में जो है LED 82% कम ऊर्जा की खपत करता है, यानी कि ऊर्जा भी कम ले रहा है। और कितनी कम ले रहा है, 82% कम ले रहा है। जबकि जो प्रकाश बल्ब की तुलना में जो CFL है वो 75% कम ऊर्जा की खपत करता है। इसका मतलब ये हो गया LED ज़्यादा करता है, ज़्यादा कम ऊर्जा की खपत करता है। 82% ऊर्जा को आप बचा रहे हो LED में, 72% ऊर्जा को बचाते हैं आप CFL में, तो LED ज़्यादा बेटर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी आई थिंक। देखिए क्या होता है हमारा विद्युत शक्ति, यही पूछा है कि विद्युत शक्ति कितनी गुना हो जाएगी या कितनी हो जाएगी। तो P = होता है V/I, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमने कहा दोनों को क्या कर दिया, 2 गुना बढ़ा दिया। इसको भी 2V कर देंगे, 2I कर देंगे, 2V 2I यानी कि 4VI हो जाएगा। यानी कि अब जो विद्युत शक्ति पहले थी VI सिर्फ वो हो जाएगी अब 4VI, यानी कि हो जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है गाइज, ये आंसर है इसको 4 गुना इसकी। फिर गाइज नेक्स्ट है कि 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकता सभी 1:2 के अनुपात में है। फिर अगर पतले तार की प्रतिरोधकता 10 ओम है तो मोटे तार की प्रतिरोधकता बताइए। गाइस ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 57, वो उसमें लिखा है परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम वोल्टा के जो वोल्टेज है उसके वोल्टेज के उच्चयन या अपचयन में करते हैं, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने में करते हैं या कम करने में करते हैं। और इसमें कहा है कि इसमें दृश्य धारा परिपथ में किया जाता है, इसको गलत है। यहाँ पे AC होता है यूज़, और यस इसको बढ़ाने, एक होता है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन, यानी कि उच्चयन अपचयन के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि A गलत है, R सही, मत सॉरी। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। देखिए इसका आंसर है C। ठीक है, A गलत है और R सही है, सॉरी A सही है, R गलत। तो ट्रांसफार्मर किसी एक विद्युत परिपथ में अन्य परिपथ में क्या है, विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों के मध्य में विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। इसके द्वारा कम वोल्टा की जो विद्युत शक्ति है उसको अधिक या अधिक वोल्टा की जो विद्युत शक्ति है उसको कम करने में, मतलब परिवर्तित करने। ठीक है, तो कम वोल्टा पर जो है परिवर्तित कर जो है दूर दूर तक जो है प्रेषित किया जाता है। और ट्रांसफार्मर केवल प्रतिवर्ती धारा या विभव के साथ कार्य करता है और दिष्ट या एक दिश के साथ नहीं करता है। और वहाँ पे लिखा था DC, जो कि गलत है। गाइस ये थोड़ा न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है गाइस, थोड़े से और क्वेश्चंस बचे हमारे। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, देखिए गाइस रिपीट हो रहा है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें लिखा है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है। यानी कि प्रत्यावर्ती यानी AC करंट को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है रेक्टिफायर। ठीक है, और जो DC को AC में कौन करने का काम करता है, इन्वर्टर। ठीक है, यानी कि 2 करंट होती है हमारे पास, DC करंट होती है, AC करंट होती है। तो हमने कहा अगर आपको AC को कन्वर्ट करना है DC में तो आप किसका यूज़ करेंगे, रेक्टिफायर का। और अगर आपको DC को कन्वर्ट करना है AC में तो इन्वर्टर का यूज़ करेंगे आप। फिर इसमें लिखा है कि भारत में विद्युत जो वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना
किलोवाट घंटे में करती है, बिल्कुल सही। और भारत में विद्युत प्रणाली जो है 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, ये गलत है। भारत में क्या होती है 50 हर्ट्ज पे काम करती है, और यहाँ पे ये सही है किलोवाट घंटा, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है, देखिए इसमें आर गलत है, ए सही है। तो पावर ग्रिड के सामान्य संचालन के लिए हमारे देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित किया जाता है और 0.5 हर्ट्ज तक की कमी या वृद्धि मान्य है। मतलब 0.5 ऊपर भी जा सकता है, 0.5 नीचे भी जा सकता है। फिर इससे कम या ज़्यादा होने पर जो है ग्रिड फेल हो जाता है, ये मान्य है। इस और उससे भी कम या ज़्यादा होगा तो ग्रिड आपका फेल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? मतलब किस में विद्युत की खपत ज़्यादा हो रही है, किस में कम, ठीक है। किस में सबसे पहले पंखा है, टेलीविज़न है, उससे ज़्यादा होती है प्रेस में, उससे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक केटल में, ठीक है। सबसे कम इसमें पंखे में होती है, फिर उससे ज़्यादा टेलीविज़न, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं द्वारा प्रत्येक उपकरण की एक पावर रेटिंग निर्धारित की जाती है जो उस उपकरण द्वारा खपत की जा सकने वाली जो अधिकतम ऊर्जा को निर्दिष्ट करती है। अब प्रश्न का विकल्प में हमने एक लाइन से बना दिया। हमने कहा सबसे कम कौन करती है, पंखा करता है, उससे ज़्यादा कौन, टेलीविज़न, उससे ज़्यादा क्या है विद्युत प्रेस, और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक केटल करता है, ठीक है, खपत विद्युत की, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें लिखा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। इसमें लिखा है भ्रूकोट के अंदर जो चक्र, देखिए हमारे पास क्या होता है, पृथ्वी के अंदर होता है कोर, सबसे अंदर होता है कोर। कोर भी दो होते हैं, इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है। मतलब एक अंदर की साइड कोर होता है जो कि ठोस अवस्था में होता है, उससे ऊपर जो होता है वो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, उसे बोलते हैं आउटर कोर। तो जो लिक्विड कोर होता है ना, लिक्विड अवस्था में जो होता है वो, उसमें क्या होता है, चक्रण होता है। तो चक्रण धाराएं बहती हैं उसमें, ठीक है, कौन सी, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, भ्रूकोट के अंदर के चक्रीय धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी को भू चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। समझ में आ गया। कोर के दो पार्ट होते हैं, इनर कोर, आउटर कोर। आउटर कोर आपका लिक्विड होता है जो कि घूम रहा होता है, इनर कोर तो ठोस होता है, वो वहीं रुका होता है, आउटर कोर घूमता है जिसकी वजह से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और गाइस अगर आपको जो वीडियो है पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। और प्लस अगर आपको चैप्टर की PDF चाहिए तो आप जो है हर चैप्टर की जो भी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।